भिमरूपुर नाम का एक गांव था। वहाँ संकटा अपने बच्चों के साथ रहता था। संकटा के लिए उसके बच्चे ही सब कुछ थे। बड़ा लड़का जोगी खेतों में हल जोतता, तो वहीं छोटा लड़का राजू इंटर की पढ़ाई कर रहा था। दूसरा पहर बीत गया, तुम अभी तक सो रहे हो। चलो उठो, कुछ काम वाम करो, शरीर में तंदुरुस्ती आएगी। पिताजी, कल रात मैंने ज्यादा देर जागकर पढ़ाई की थी ना, इसीलिए बहुत नींद आ रही है। किसने कहा तुमसे उतनी देर तक पढ़ाई करने के लिए? मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि सुबह पढ़ा करो, क्योंकि सुबह का पढ़ा हमेशा याद रहता है। उतने में वहाँ पर बड़ा लड़का जोगी आया और घबराहट में कहने लगा, पिताजी, पिताजी, उस सरपंच ने हमारे खेतों की सारी फसल ले ली। क्या कहा? चलो अभी चलकर देखता हूँ। संकटा और जोगी दोनों ही सरपंच के घर जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत की फसल लेने की? अरे आ गए तुम, लगता है तुम भूल गए। मैंने तुम्हें कई साल पहले 100 रुपए उधार दिए थे, जब तुम्हारे दोनों लड़के बहुत छोटे थे। मैं तो बस उसी का ब्याज तुमसे वसूल रहा हूँ। उस 100 के बदले तुम हमसे लाखों रुपए ले। क्या अब हमें परेशान मत करो। मेरे पास रोकर कोई काम नहीं बनने वाला, यहाँ से चले जाओ। दोनों बाप बेटे परेशान होकर अपने घर आ जाते हैं और घर आकर देखते हैं कि अन्य कर्जदार। तुम्हारी औकात ही क्या है लकी? मेरी भी मती मारी गई थी जो मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाया। आज के बाद मुझे सबसे छोटे बेटे से कर्ज मांग रहे हैं। तुम्हारे पिताजी को मैंने पैसे उधार दिए थे, और तो और राशन भी लेकर गए हैं वो मेरे दुकान से। अब जब देने की बारी आई तो गायब है। वाह! आप सब मेरे घर पर तमाशा क्यों कर रहे हैं? ये लीजिए, थोड़े से पैसे रख लीजिए, बाकी पैसे मैं अगले हफ्ते दे दूंगा। एक तरफ संकटा अपने कर्ज के लिए पैसे जोड़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सरपंच लोगों को ठग रहा था। चलो मुझे गांव से बाहर शहर की तरफ ले चलो। कुछ दूर चलने के बाद सरपंच रिक्शा से उतर गया और रिक्शे वाले से बहस करने लगा। जी आपके हो गए पूरे 200 रुपए। तुम्हारी अकल ठिकाने तो है, उससे पैसे मांग रहे हो? मैं भिमरूपुर गांव का सरपंच हूँ, तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। बेचारे उस रिक्शा वाले को सरपंच ने पैसे नहीं दिए और बाजार की तरफ चला गया। बाजार जाकर भी वहाँ के सब्जी वाले और अन्य व्यापारियों के सरपंच ने पैसे नहीं दिए और वहाँ से अपना सामान लेकर भिमरूपुर वापस आ गया। सरपंच की ये सारी करतूत ऊपर बैठे यमराज और चित्रगुप्त अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे और तभी यमराज ने कहा, देख रहे हो चित्रगुप्त, ये सरपंच कैसी टेढ़ी चाल चल रहा है। लगता है इसे सबक सिखाना ही होगा। सही कहा आपने महाराज, और इसी बहाने हमारा धरती का भ्रमण भी हो जाएगा। हर इंसान की जिंदगी में एक अंत होता है। मेरा काम है इंसान को उस अंत तक पहुंचाना, चाहे वो सुख हो या दुख। तो अपने कहे अनुसार एक जोहरी का रूप धारण कर लिया, तो वहीं चित्रगुप्त उनके सहयोगी बन गए और अपनी दिव्य एवं चमत्कारी शक्तियों से भिमरूपुर में एक सुंदर और बड़ा महल खड़ा कर दिया। मालिक, आपने सुना कि नहीं, हमारे गांव में एक बहुत मालदार जोहरी आया है। लोग अब उसकी इज्जत ज्यादा करने लगे हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि उनका घर उन्होंने बहुत ही शानदार बनवाया है। उनसे चलकर हमें मिलना चाहिए, इससे हमें बहुत फायदा होगा। जी आपने सही कहा, अगर हम जाकर उनसे मिलेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी पैसे कमा लेंगे। सरपंच और उसका नौकर यमराज के घर जाते हैं। यमराज उस वक्त एक साधारण जोहरी के भेष में होते हैं और तभी सरपंच चित्रगुप्त से कहता है, क्या शानदार महल है। इतना बड़ा महल मैंने शायद ही कहीं देखा है। तनिक ठहरो, सीधा अंदर कहाँ जा रहे हो? पहले मुझसे तो मिल लो। मैं नौकरों से बात नहीं करता, तुम जाकर अपने मालिक को बुला लाओ। देखिए महाराज, हमारे घर सरपंच आए हैं, लगता है आपसे मिलना है। आओ सरपंच आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लेकिन ऐसे पता चला कि मैं ही सरपंच हूँ, क्योंकि यम है हम। मेरा मतलब है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम उसकी चिंता मत करो। इस गांव में अगर मुझे कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। ये बिल्कुल सही बात कही है आपने।
हमारे महाराज अंतर्यामी हैं, इन्हें सब पता होता है। तुम बार बार इन्हें महाराज क्यों कह रहे हो? वो क्या है ना कि हम पहले पूजा पाठ ज्यादा किया करते थे, बस इसीलिए। उतने में सरपंच की नजर यमराज के घर रखे हीरे पर पड़ी। ये हीरा असली है क्या? और नहीं तो क्या, अब क्या तुम्हें हीरा नकली और हम तुम्हें असली यमराज और चित्रगुप्त लग रहे हैं क्या? असली क्या होता है? ये कीमती हीरा है। इस एक हीरे का मूल्य 1 लाख सोने के सिक्के हैं। ये हीरा अमीर राजा महाराजाओं का हीरा है। उस हीरे को देखकर सरपंच के मन में लालच आ जाता है और वो यमराज से कहता है, क्या आप ये हीरा मुझे दे सकते हैं? इसके बदले मैं मेरी सारी जमीन जायदाद रुपए पैसे सब आपको दे दूंगा। मैं तो बस एक जौहरी हूँ, मुझे बस मेरे पैसे मिल जाए, फिर तुम हीरा लेकर चले जाना। मैं आपके पैसे का इंतजाम जल्दी ही करूंगा। इस तरह सरपंच यमराज की चाल में फंस चुका था और ये सब देखने के बाद सरपंच के नौकर ने उससे कहा, मालिक, आपने ऐसा क्यों किया? उस छोटे से हीरे के लिए पूरी जमीन जायदाद बेच रहे हैं आप? अरे बुद्धू, वो छोटा सा हीरा नहीं है, लाखों का सामान है। अगर मैं उसे खरीद लूं और किसी बड़े व्यापारी या महाराज को बेच दूं, तो मैं 2 गुना ज्यादा कमाऊंगा। जिंदगी भर हम क्या भीमरूपुर में ही सर फोड़ेंगे? वाह मालिक, आप तो बहुत चतुर निकले। और वैसा ही हुआ। सरपंच ने यमराज के नाम पर सारे घर, खेत, जमीनें और जायदाद कर दी और यमराज से कहा, मैंने आपको अपना सारा धन दे दिया। अब बताइए, मुझे हीरा कहाँ मिलेगा? तुम्हें हीरा जरूर मिलेगा, इतनी भी क्या जल्दी है। एक काम करो, कल सूरज की पहली किरण पड़ते ही तुम मेरे घर आ जाना और अपना बेशकीमती हीरा लेकर चले जाना। सरपंच को सुबह आने के लिए कहकर यमराज ने अपना खेल खेला। अपने बेशकीमती हीरे की आस लेकर सरपंच वहां से चला गया। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, महाराज, आपने कल सुबह उसे क्यों बुलाया? कल सुबह आकर वो अपना हीरा लेकर चला जाएगा, इससे क्या होगा? कल सुबह सूरज की किरणें पड़ेंगी, तब तो मैं सूरज को मिट्टी का बना दूंगा। मैं कुछ समझा नहीं। यम है हम, पाप करो तो सजा मिलेगी, ये बात तो सब जानते हैं। लेकिन सच ये है कि पाप करो या पुण्य, सबका हिसाब मेरे पास है। लेकिन महाराज, उस मिट्टी के सूरज और सरपंच का क्या लेना देना? मैंने उस सरपंच को सूरज की किरणें आने के बाद बुलाया है, लेकिन मैं सूर्य देव को आदेश देकर सूरज मिट्टी का कर दूंगा। भीमरूपुर में सुबह सुबह मिट्टी की बारिश होगी। किरणें तो दूर दूर तक भीमरूपुर गांव में कहीं नहीं दिखेंगी। मैं अब सारा माजरा समझ गया महाराज। सरपंच को उसके हिसाब का दंड देना है। महाराज, आपकी जय हो, आप धन्य हैं महाराज। यमराज के आदेश के अनुसार मिट्टी का सूरज उगा। सूरज की किरणें जमीन पर पड़ी ही नहीं, पूरे भीमरूपुर गांव में मिट्टी का सूरज दिख रहा था, मानो जैसे कि मिट्टी की बारिश हो रही हो। ये क्या बात हो गई आज? सूरज अजीब क्यों लग रहा है? रोशनी की बजाय मिट्टी के धूल, ये कैसे हो रहा है? हाँ पिताजी, मैं भी वही सोच रहा हूँ, ये सब पता नहीं कैसे हो रहा है। हो ना हो, कुछ तो गड़बड़ है भैया। चलो बाहर चलकर देखते हैं। संकटा और उसके दोनों बच्चे बाहर जाकर देखते हैं। पूरे गांव में मिट्टी का सूरज दिख रहा था, ना ज्यादा अंधेरा ना ज्यादा उजाला। बड़ा अजीब सा मौसम बन गया था और तभी उन्होंने सरपंच को यमराज के घर जाते हुए देखा। अरे सरपंच जी, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी, और वो भी मिट्टी की बारिश में? टोक दिया मुझे, सुबह सुबह गरीब ने टोक दिया। तुम गरीबों की आदत कभी सुधरेगी नहीं ना। मुझे माफ करना, लेकिन कहाँ जा रहे हो ये तो बताओ। मैं जा रहा हूँ जोहरी का हीरा लेने, हटो मेरे रास्ते से। सरपंच यमराज के घर अपना हीरा लेने गया। तब यमराज ने कहा, कैसा हीरा भाई? मैंने कहा था कि सूरज की पहली किरण होते ही मैं तुम्हें हीरा दे दूंगा। सूरज तो मिट्टी का है, किरणें दिखाई कहाँ दे रही हैं? देखो, व्यर्थ हमें परेशान ना करो, जाकर अपना रास्ता नापो। सच है, मगर किरणों का हीरों से क्या लेना देना? और तुम कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहे ना? अरे भला हम क्यों तुम्हें धोखा देने लगे? तुम क्या हमारे सौतेले भाई हो? तुमने दोबारा अपनी टांग अड़ाई। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, बीच में ना बोलो। हम नौकरों से बात नहीं करते। नहीं नहीं भाई, तुम मेरे शत्रु थोड़ी ना हो। जैसे ही
तुम अपना हीरा मुझसे ले जाना। यमराज के कहने के बाद सरपंच हर रोज सूरज की किरणें आने का इंतजार करता, लेकिन हर सुबह किरणें मिट्टी के सूरज की आती, मानो मिट्टी की बारिश हो रही हो। सरपंच हैरान और परेशान हो गया और अपनी परेशानी के साथ यमराज के घर जाकर यमराज से कहता है, तुम मुझे मेरा हीरा दे दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। बहुत परेशान कर लिया तुमने, अब कृपा करके मुझे मेरा हीरा दे दो। सरपंच की बात सुनते ही यमराज और चित्रगुप्त अपने असली रूप में आ गए। यम है हम। तुमने ऐसे ही कई सारे गरीब, कई सारे बेसहारा लोगों को लूटा है। तुम्हारे काले कारनामे इतने प्रचलित हैं कि तुम सफेद कपड़ों में भी नजर नहीं आते हो। मैंने तुम्हारी जमीनें भी संकटा और अन्य लोगों के नाम कर दी। तुम्हें सीख देने के लिए ही मैंने सूरज को मिट्टी का सूरज बना दिया। पूरे 1 महीने तक जिस तरह से तुम तड़पे, तुम्हें उन सारी चीजों का मतलब समझ में आ गया कि तुमने कैसे लोगों को परेशान किया है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। भला मैं तुम्हें क्षमा करने वाला कौन होता हूँ? तुम्हें स्वयं सबसे क्षमा मांगनी होगी। ये तुम्हारा कार्य है। मैंने अब भी थोड़ी सी भूमि का टुकड़ा और एक कुटिया तुम्हारे लिए छोड़ रखी है। अगर इससे उबर सकते हो तो उबर जाओ, और जैसे जैसे तुम दूसरों की जमीनें उन्हें लौटाते जाओ, मिट्टी का सूरज असली सूरज में परिवर्तित होता रहेगा। अब मैं चलता हूँ, परंतु याद रहे, अब तुमने किसी प्रकार का कोई छल किया तो तुम्हारे प्राण हर लिए जाएंगे। सरपंच उस छोटे से भूमि के टुकड़े के साथ और उस छोटी सी कुटिया में रहकर अपना जीवन जीने लगा और धीरे धीरे सभी के पैसे उन्हें लौटाकर उनसे क्षमा मांगने लगा, और उन पैसों से संकटा ने भी अपने सारे कर्ज चुका दिए। भीमरूपुर को कर्म और धर्म के अनुसार बनाकर यमराज और चित्रगुप्त इसी प्रकार दूसरे गांव की तरफ निकल पड़े। ये कहानी